देवांश का मन बहुत प्रफुल्लित था। रूपाली के साथ दिन बहुत अच्छा बीता था। बस अपने आप पर और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। न जाने उसके निकट होने पर वह क्यों ऐसे बहक जाता है। अगर समय पर नहीं संभलता तो उसको किस कर ही देता और वह गुस्सा हो जाती। मनाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बाजार में उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। एकदम से इतनी विचलित क्यों हो गई? कुछ बात तो थी जो वह एकदम से परेशान हो गई। लेकिन वह जानता था इतनी जल्दी वह बताने वाली नहीं है। अभी उसे प्रेम ही नहीं हुआ तो विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन कुछ पिघल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बस उसे धैर्य रखना होगा। रूपाली देवांश के सामने तो कुछ देर बाद सामान्य व्यवहार करने लगी थी, लेकिन घर पहुंचते ही फिर बेचैनी ने उसे घेर लिया। जब बेचैनी बढ़ने लगी तो उसने रेखा को फ़ोन किया और घर आने को कहा। रेखा अपने साथ सुमन को भी ले आई। तीनों उसके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रेखा ने चिंतित स्वर में पूछा, बता इतनी टेंशन में क्यों थी? रूपाली परेशान स्वर में बोली, आज विनायक मंदिर गई थी। वहाँ बाजार में लगा वह खड़ा है। सुमन चौंकते हुए बोली, कौन? अमरजीत? रूपाली सिर गई और हाँ में सिर हिला दिया। रेखा भी चौंकते हुए बोली, तू पागल हो गई है? ऐसे ही वहम हुआ होगा। रूपाली सहमी हुई सी बोली, हो सकता है। लगा भीड़ में वह खड़ा है। एकदम से डर गई। दोबारा देखा तो कोई नज़र नहीं आया। सुमन बोली, अब जब सब अच्छा हो रहा है तो उस भयानक किस्से को बुरा सपना समझ भूल जा। तभी अमन कमरे में प्रवेश करता हुआ बोला, क्या हुआ? क्यों ऐसे मुंह लटकाकर बैठी हो तीनों? रेखा झुंझलाकर बोली, तुझे क्या? हमारे पास गहन चिंतन के विषय हैं। तू बता, तू क्या करने आया है? अमन रूपाली से बोला, सुन, तू अपने हीरो से कहे ना कुछ प्रोसेस का इंतजाम कर दे। 2 दिन बाद स्टेडियम में लेजर शो है, बहुत मस्त होगा। सुमन बोली, क्यों, टिकट नहीं मिल रही है क्या? अमन बोला, पता नहीं, मिल रहे हैं या ख़त्म हो गए, लेकिन बहुत महंगी है। रूपाली संकुचित स्वर में बोली, मैं कैसे मांग सकती हूँ ना जाने क्या सोचेंगे। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, खुश हो जाएगा, उसे उसकी रूपा रानी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। रूपाली शर्माते हुए बोली, कुछ भी ज़रूरी है उनके पास पासेज हों? अमन बोला, ज़्यादा उनको उनको मत कर। उसकी कंपनी सो स्पॉन्सर कर रही है। उसके पास पासेज नहीं मिलेंगे तो किसके पास मिलेंगे? रूपाली शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह फेवर मांगना। मैं क्या बोलूँगी? सुमन झल्लाते हुए बोली, चल चल तू फ़ोन में ला, हम बता देंगे तुझे क्या बोलना है। इतने पैसे वाला है, हमें भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास तो देवांश जी का फ़ोन नंबर तक नहीं है। तीनों एक साथ चीखे, क्या? फिर रेखा बोली, देवांश बेकार ही नहीं रोता, कैसी बेवकूफ़ पल्ले पड़ी है उसके। चल अंकल से लेकर आ नंबर। रूपाली की तीनों के आगे एक न चली और जवार से जाकर फ़ोन नंबर मांगना पड़ा। रूपाली ने फ़ोन मिलाया। उधर से देवांश की आवाज़ सुनते ही उसकी बोलती बंद हो गई। जब देवांश को हेलो बोलने पर कुछ जवाब नहीं मिला तो उसने ज़ोर से कहा, कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? तब रूपाली ने घबराते हुए कहा, मैं रूपाली हूँ। देवांश का स्वर एकदम से बदल गया। वह कोमल स्वर में बोला, हाँ हाँ रूपाली, बोलो कैसी हो? रूपाली झेंपते हुए बोली, जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुमन झल्लाकर बोली, क्या कैसे हैं लगा रखी है, कल ही तो मिले थे, मुद्दे की बात पर आ। देवांश बोला, ये किसकी आवाज़ है? कोई पास बैठा है क्या? रूपाली झेंपते हुए बोली, हाँ सुमन है। फिर रेखा ने उसे ज़ोर से हिलाया तो बोली, वह ये सब पूछ रहे हैं, परसों जो लेजर शो होने वाला है उसके पासेस हैं क्या आपके पास? देवांश हंसते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए फ़ोन आया है, मतलब ज़बरदस्ती मिलवाया गया है। देवांश बोला, मैंने तो सोचा था मेरी किस्मत खुल गई। रूपाली जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन तीनों को जिद हो रही है शो देखने की। देवांश धीरे से फुसफुसाया, और तुम्हारा मन नहीं है? रूपाली शर्माते हुए बोली, आपको परेशानी होगी तो रहने दीजिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। देवांश बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं परसों तुम सबको शाम 7 बजे लेने आ जाऊंगा। तो सेकंड डेट इसे ही मान लोगी क्या? रूपाली बोली, आपको ऐतराज़ ना हो तो। देवांश ऑफिस में काम कर रहा था, इसलिए रखते हुए बोला,
नहीं, मुझे क्यों ऐतराज़ होगा, लेकिन थोड़ा निराश अवश्य था। वह अकेले समय बिताना चाहता था रूपाली के साथ, लेकिन फिर अपने आप को समझाया, रूपाली के व्यक्तित्व के हर हिस्से को अपनाना है उसे। अमन खुश होते हुए बोला, वाह यार, मज़ा आ गया। क्या रईस ज़्यादा पकड़ा है तूने, हर काम चुटकी में कर देता है। कार्यक्रम के दिन तीनों 6 बजे रूपाली के घर आकर बैठ गए। रूपाली झुंझलाकर बोली, इतनी जल्दी आ गए, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। रेखा हंसते हुए बोली, अमन को डर लग रहा था कि तुम दोनों हमें छोड़कर भाग गए तो। अमन झेपते हुए बोला, क्या पता चलता है प्रेमी प्रेमिकाओं का, कभी हमें कबाब में हड्डी समझ चुपचाप निकल गए। शो शानदार था। चारों भारी उत्साह और एकाग्रता से उसका मजा ले रहे थे। देवांश ऐसे शो पहले भी कई बार देख चुका था। उसका ध्यान रूपाली की तरफ था। उसकी चमकती आंखें और बाल सुलभ उत्साह देख सोच रहा था, सारी दुनिया देख चुका हूँ, अब दोबारा रूपाली की नज़रों से देखूंगा तो बहुत सुंदर लगेगी। रूपाली ने उसको अपनी ओर देखते हुए देखा तो धीरे से हाथ मारते हुए बोली, इधर क्या देख रहे हो, सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देवांश बोला, मेरा मन, मैं कहीं भी देखूं। रूपाली शर्माते हुए बोली, इन तीनों ने मेरी खिंचाई करनी है बाद में, अब चुपचाप सामने मुंह कर लो। देवांश को उन तीनों की सादगी और मजाकिया स्वभाव अच्छा लगा। उसने सोचा था शो के बाद उन तीनों से पीछा छुड़ाकर वह रूपाली को डिनर पर ले जाएगा, लेकिन उसे उन तीनों का साथ भी अच्छा लगा। चारों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया और हंसते बोलते शाम कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। रूपाली के दोस्तों को उतारते हुए वह रूपाली के घर पहुंचा तो उसने गाड़ी रोक दी। रूपाली उतरने लगी तो देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, 10 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या हो रही है। रूपाली ठहर गई तो वह बोला, मज़ा आया ना। रूपाली ने नजरें उठाए बिना ही हाँ में सिर हिला दिया। देवांश की उंगलियां बहुत देर से मचल रही थीं रूपाली के चेहरे पर गिरती लटों को पीछे करने के लिए। उसने धड़कते दिल से धीरे से उसके माथे से बाल हटाए तो रूपाली ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। देवांश बोला, शादी का एक मुहूर्त 20 दिन के बाद का निकल रहा है और 1-2 महीने बाद का। तुम्हें जो सही लगे वह फाइनल कर देते हैं। रूपाली सकचाते हुए बोली, 2 महीने बाद वाला ठीक रहेगा और मैं मम्मी डैड से पूछकर पक्का बता दूंगी। सुनकर देवांश को निराशा हुई, लेकिन इस बारे में बोला कुछ नहीं। उसने पूछा, अगली बार कब और कहाँ मिलना है। रूपाली बोली, देखते हैं, 2 बार तो मिल ही लिए हैं। देवांश धीरे से बोला, परसों मैं सारा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मेरा जन्मदिन है। रूपाली खुश होते हुए बोली, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस बार स्थान और समय आप डिसाइड कर लीजिए। देवांश बोला, ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। रूपाली मान गई। देवांश ने गाड़ी में बैठे बैठे ही गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन रूपाली बाहर नहीं आई। मजबूरन उसे गाड़ी से उतरकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ी। रूपाली ने दरवाज़ा खोला तो उसके पीछे उसके तीनों दोस्त भी खड़े थे। देवांश को देखते ही तीनों जोर से हैप्पी बर्थडे गाने लगे। फिर रूपाली उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई, जहाँ टेबल पर एक घर का बना केक रखा था। राधिका और जवार भी वहीं बैठे थे। देवांश का मन भर आया। कई सालों बाद अपने जन्मदिन पर उसे इतना अपनापन मिला था। रूपाली के दोस्तों ने उसे एक बड़ा सा कोलाज दिया, जिसमें रूपाली की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें थीं। सुमन बोली, हमने कल सारा दिन फ़ोटो इकट्ठा करने और ये कोलाज बनाने में लगाया। कैसा लगा आपको? देवांश बोला, इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। मुझे रूपाली के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है इन फ़ोटो को देखकर। रूपाली बोली, खबरदार जो मेरी बचपन की फ़ोटो देखकर मजाक उड़ाया तो। कितनी मोटी थी मैं, लगता है सारा दिन मुझे मम्मी डैड खिलाते रहते थे। राधिका हंसते हुए बोली, तब तेरे खाने पीने में कोई नखरे नहीं थे, बहुत प्यारी लगती थी। देवांश को उत्सुकता रूपाली का तोहफा देखने की हो रही थी। उसने रूपाली का दिया हुआ छोटा सा पैकेट खोला तो उसमें चांदी के गणेश जी थे। रूपाली बोली, गणेश जी आपकी सदा रक्षा करेंगे। राधिका बोली, बेटा हम दोनों तो आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं, सदा खुश रहो। देवांश उनके पैर छूते हुए बोला, इससे बड़ा तोहफा तो और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। राधिका ने नाश्ता बना रखा था, वह खाकर देवांश बोला, मैं सारा दिन रूपाली के साथ बिताना चाहता हूँ, आप दोनों को कोई एतराज़ ना हो तो।
जवाहर बोला, नहीं बेटा, आज तो बहुत ख़ास दिन है आपके लिए। हमें कोई परेशानी नहीं है। रास्ते में देवांश ने रूपाली से पूछा, जानती हो कहाँ ले जा रहा हूँ? उसी फार्म हाउस पर। लेकिन आज तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, इन कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया है। रूपाली को महसूस होने लगा था कि वह देवांश की दीवानी होती जा रही है। वह कल्पना करने लगी थी, जब देवांश किस करेगा तो कैसा लगेगा। सोच कर ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। देवांश गाड़ी चलाते हुए बोला, आज भी मौसम बारिश का हो रहा है। रूपाली खिड़की में से हाथ बाहर निकालते हुए बोली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मौसम हो रहा है। फार्म हाउस पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर देवांश बोला, चलो पहले थोड़ा घूम लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। प्राकृतिक नज़ारा अद्भुत था। जहाँ देवांश का फार्म हाउस खत्म हो रहा था, उसके आगे जंगल ही जंगल था। तभी कुछ बूंदें आसमान से गिरी। देवांश ने कहा, चलो अगर भीगना नहीं है तो। दोनों भागने लगे, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद रूपाली हाँफने लगी और रुक गई। देवांश मजाक बनाते हुए बोला, इतनी जल्दी थक गई? रूपाली ने कुछ जवाब नहीं दिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। देवांश ने उसे एक घने पेड़ के नीचे खींच लिया। गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू से वातावरण मोहक हो रहा था। देवांश ने एक बांह के घेरे में उसे ले लिया और दूसरे हाथ से उसकी नाक पर पड़ी पानी की बूंदों को हटा दिया। वह पेड़ के सहारे टिक गया और रूपाली को दोनों बाहों के घेरे में ले अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसके बाल माथे पर आ गए थे और मोतियों की तरह पानी की बूंदें यहाँ वहाँ उसके बालों पर पड़ी थीं। रूपाली ने नजरें देवांश के बालों से हटाकर उसकी आंखों में डाली तो समझ गई वह उसे किस करने वाला है। देवांश की एक बांह रूपाली के कंधे पर कसती जा रही थी और दूसरा हाथ उसके बालों में था। उसने हल्का सा दबाव डाल उसका सर पीछे किया और अपने होठों से रूपाली के होठों को बहुत कोमलता और हल्के से छू लिया। रूपाली के मुंह से आह निकली और वह देवांश के सीने से लग गई। देवांश का शरीर एकदम से तन गया, जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। उसने अपनी बाहों की पकड़ ढीली छोड़ दी और दूर शून्य में देखता हुआ बोला, तुम जब भी करीब होती हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रूपाली मुस्कुराते हुए उसके करीब वहीं खड़ी रही। रूपाली ने फिर अपनी बाहें उसके गले में डाल एड़ियों पर खड़े होकर एक हल्का सा किस उसके होठों पर रख दिया। फिर शर्माते हुए उससे अलग खड़ी हो गई। बारिश तेज होने लगी थी। देवांश बोला, अब हमें यहीं ठहरना पड़ेगा, और वह नीचे घास पर बैठ गया। उसने रूपाली का हाथ पकड़ उसे भी बैठा लिया। फिर उसका हाथ अपने होठों तक ले जाते हुए बोला, तुम जिस एहसास की बात कर रही थी वह मुझे महसूस होने लगा है। मुझे प्रेम समझ आने लगा है। अब तुम्हारी खुशी और इच्छा मेरे लिए सबसे ऊपर है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? रूपाली उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ। आप मुझे अच्छे लगते हैं। देवांश कुछ पल के लिए खामोश रहा, जैसे मन में कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, एक बात बताओ, उस दिन मंदिर गए थे, तब तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई थी? रूपाली ने धीरे से अपना सिर देवांश के कंधे पर से हटाया और टपकती बूंदों को देखने लगी। सोच रही थी बताना उचित होगा कि नहीं। अभी तो प्रेम हुआ है, आज ही इजहार किया है। फिर लगा दोनों के विश्वास की परीक्षा है। उसको स्वयं को कितना विश्वास है देवांश पर कि अपना भूत उसे बता सके, और देवांश को कितना विश्वास है यह उसकी प्रतिक्रिया से पता चलेगा। रूपाली ने निर्णय लिया, अगर प्रेम विश्वास की नींव पर खड़ा नहीं हो तो बेबुनियाद है। वह बोली, कॉलेज में रेखा, सुमन और अमन तो पुराने स्कूल टाइम के फ्रेंड थे। कुछ और 3-4 जुड़े और हमारा अच्छा खासा ग्रुप बन गया। अमरजीत भी उनमें से एक था। दुबला पतला, लंबाई भी कम। रेखा उसे पीछे से चूहा कहती थी। सब हंसते बोलते, घूमने फिरने जाते। कहीं कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा, अमरजीत हमेशा मेरे पास खड़ा होता है, मेरे पास वाली सीट पर बैठता है, चाहे क्लास हो या जब बस में कहीं जा रहे हों। जब उसे लगता मैं नहीं देख रही हूँ तो वह मुझे देख रहा होता था। मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगी। सुमन से बोला तो वह बोली, उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? तू है ही इतनी सुंदर,
फिर गंभीर होकर बोली, तो पागल है, तुझे वहम हो रहा है। वह 1.5 पसली का बंदा, भला क्या जाने इश्क विश्क क्या होता है। बात आई गई हो गई। लेकिन अमरजीत की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब वह खुलेआम मुझे देखता रहता, ग्रुप में केवल मुझसे बात करता। मुझे उसका व्यवहार अटपटा सा लगता। अब सबने नोटिस करना शुरू कर दिया था। क्लास में अमन या रेखा मेरे पास बैठ जाते तो लड़ने लगता। सबसे पहले क्लास में आकर बैठ जाता और अपने पास वाली सीट पर किसी को नहीं बैठने देता। मुझे फोर्स करता बैठने के लिए। मैं मना करती तो गुस्सा हो जाता। मैंने उसे अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन उसने हिंट नहीं लिया। वह कभी चॉकलेट लाता तो कभी फूल। मैं मना करती तो जिद करके चॉकलेट खिलाता। मैं बहुत उकता गई थी। हम सब ने उसको ग्रुप से हटा दिया। कह दिया हमारे ग्रुप में नहीं आया करे। वह बहुत गुस्सा हुआ और सबसे लड़ पड़ा। बहुत चिल्लाया, बुरा भला कहा। हम सब उस दिन अचंभित रह गए। इतना गुस्सा, इतनी एनर्जी भला इतने दुबले पतले लड़के में कहाँ से आई। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं, बहुत डरावनी लग रही थीं। उस दिन हम सब खुश थे उससे पीछा छुड़ाकर, लेकिन उसकी हरकतें और बढ़ गईं। वह दूर से घूरता रहता, जहाँ जाती वहाँ होता। जब कभी अकेले होती तो बहुत डर लगता। हर समय एक खौफ सा बना रहने लगा। बोलते बोलते वह कांपने लगी। देवांश ने उसे धीरे से खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। रूपाली अब बहुत धीरे धीरे बोलने लगी, जैसे वह कहीं और थी। वह सब उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वह आगे बोलने लगी। उसकी हमने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उसे सख्त वार्निंग दी गई। कॉलेज से निकालने की धमकी भी दी। उसके एक साथी ने, जिसके साथ अमरजीत कमरा शेयर करता था, बताया अमरदीप पागल होता जा रहा है। जिस दिन मुझे नहीं देख पाता है वह कुछ नहीं खाता पीता, बेचैन सा इधर उधर घूमता रहता है। उसे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, लेकिन उसके घर में कौन है पता नहीं, और किसी की वह सुनता नहीं है। फिर कल्चरल प्रोग्राम के लिए हम सब एक नाटक तैयार कर रहे थे। मैं नायिका का रोल कर रही थी और वैभव हीरो था, जिसके साथ मैं डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे ही वैभव ने मेरी कमर पकड़ी, अमरजीत न जाने कहाँ से कूदता फांदता स्टेज पर आ गया और वैभव को पीटने लगा। वह चिल्लाता जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपाली को हाथ लगाने की? वह केवल मेरी है। सारे लड़के भागे वैभव को उसे अलग करने के लिए। उसने चाकू निकाल लिया। कहते कहते रूपाली डर के कारण कांपने लगी और सुबकने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। देवांश ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे एक हाथ से उसके सिर से पीठ पर फेरने लगा। उसके कान में फुसफुसाते हुए शांत करने की कोशिश करता रहा। बस बस रूपाली, चुप हो जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रूपाली, बस बस। कुछ पल बाद रूपाली ने कहा। उसने चाकू मेरे गले पर तान दिया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बहसीपन था। वह सबसे बोला, खबरदार जो कोई हमारे पास आया, मैं रूपाली को लेकर जा रहा हूँ। किसी ने रोका तो मैं रूपाली का गला काट कर खुद भी मर जाऊंगा। और वह मुझे खींचने लगा दरवाजे की तरफ। उसमें से इतनी तेज गंध आ रही थी जैसे कब से नहाया नहीं हो। बुरी तरह कांप रहा था उत्तेजना के कारण। मेरा दहशत के मारे बुरा हाल था। रूपाली फूट फूट कर रोने लगी। देवांश उसके डर को समझते हुए उसे सहलाता रहा। उसे जिज्ञासा हो रही थी आगे क्या हुआ, लेकिन रूपाली पर दबाव नहीं डालना चाहता था। वह कुछ देर रोती रही, फिर बोली। वह दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी पीठ थी उस तरफ। तभी कॉलेज के चौकीदार अंकल दरवाजे से घुसे और अमरजीत के सिर पर डंडे से वार किया। उसके हाथ से चाकू छूट गया और मैं हाँफते खांसते हुए गिर गई। कॉलेज से उसे रस्टिकेट कर दिया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। 2 साल के करीब हो गए हैं। अब पता नहीं वह कहाँ है। फिर देवांश ने धीरे से पूछा, उस दिन क्यों इतना डर गई थी, इतनी टेंस क्यों हो गई थी? वह बोली, उस दिन बाजार में मुझे लगा भीड़ में वह खड़ा है और वह सिहर गई। देवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूपाली की सुरक्षा को लेकर चिंता भी हो रही थी। उसने मन ही मन निश्चय किया, रूपाली की सुरक्षा के लिए वह कुछ भी करेगा। बारिश अभी भी हो रही थी। रूपाली देवांश के सीने से लगी बहुत देर तक बैठी रही। बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे।
अगले दिन रूपाली के पास देवांश का फ़ोन आया। वो कह रहा था, रूपाली बहुत सतर्क रहना, ध्यान रखना अपना। मैंने पता किया है, अमरजीत जेल से निकल चुका है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के इंतजाम करने वाला हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना। सुनकर रूपाली डर के मारे कांपने लगी। रूपाली को विश्वास नहीं हुआ अमरजीत जेल से छूट चुका है। उसे लगा उसका डर हकीकत बन गया है। क्या करेगी वह? हर पल खौफ लगा रहेगा। जहाँ जाएगी भीड़ में अमरजीत को ही ढूंढती रहेगी। कब तक इस तरह डर के साथ जिएगी? उसने अपने मन को समझाया, हो सकता है अमरजीत बदल गया हो। जेल में इतना समय बिताने के बाद उसको समझ आ गया हो कि वह गलत था और खुद ही उससे दूरी बनाकर रखेगा। वह बेकार दोबारा क्यों मुसीबत में पड़ेगा। अकेली तो रात को उसके माँ पिताजी कहीं वैसे भी नहीं जाने देते और ध्यान रखेगी कि कहीं सुनसान जगह नहीं जाएगी। बहुत सावधानी से रहेगी। उसने राधिका और जवाहर को भी बताया तो दोनों के चेहरे डर के मारे सफ़ेद पड़ गए। वे अमरजीत से एक दो बार कॉलेज के समय में मिले थे, लेकिन तब नहीं जानते थे कि इतना बड़ा साइको है वह। रूपाली ने तब उसके व्यवहार के बारे में उन्हें बताया भी नहीं था। यह सोचकर बेकार चिंतित हो जाएंगे। उन्हें तो उसके बारे में हादसे वाले दिन पता चला था। रूपाली के दोस्त डरी सहमी रूपाली को घर पहुंचाने आए थे। दोनों बहुत बुरी तरह डर गए थे। बाद में कई चक्कर लगाने पड़े थे पुलिस थाने और कोर्ट के। सबकी गवाही और सबूत के बलबूते पर अमरजीत को 3 साल की सज़ा हो गई थी। सज़ा के बाद भी अमरजीत को कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट में भी चिल्लाकर बोला था, रूपाली मेरा इंतज़ार करना, रिहा होते ही मैं लेने आऊँगा। सुनकर रूपाली की आत्मा कांप गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ था कोई ऐसा किसी के लिए पागल कैसे हो सकता है। रूपाली की बात सुनकर राधिका तो रोने लगी। रोते हुए बोली, मैं तो भूलने लगी थी वह भयानक हादसा। भूत कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। उसने फिर पहले जैसे हमला कर दिया तो? पहली बार किस्मत अच्छी थी, इतने लोग आसपास थे। जवाहर चिंतित स्वर में बोला, हो सकता है उसे अकल आ गई हो। अच्छा सोच, सब अच्छा होगा। राधिका बोली, अच्छा सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल सोचना। हमें रूपाली की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जवाहर दुखी स्वर में बोला, वह खतरा कोई सीमित समय के लिए तो है नहीं, कब तक खौफ में जिएंगे। रूपाली चिंतित स्वर में बोली, आप दोनों टेंशन मत लो, मैं कहीं भी जाऊंगी बहुत सावधान रहूंगी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उन तीनों की बात करते करते देवांश आ गया। उसके साथ कई लोग थे। उन तीनों को चिंतित देखकर बोला, परेशान मत हो, मैं रूपाली की सुरक्षा के सारा इंतजाम कर दूंगा। फिर घर में जो अफरा तफरी मची, वे तीनों तो मुंह भाए सोफे पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद देवांश भी आकर बैठ गया और बोला, मैंने टाइट सिक्योरिटी लगा दी है। घर के बाहर एक आगे और एक पीछे हमेशा गार्ड खड़ा रहेगा। रूपाली, अब तुम स्कूटी पर कहीं नहीं जाओगी। मैंने एक गाड़ी ड्राइवर सहित खड़ी कर दी है, उसमें भी एक गार्ड रहेगा। जहाँ भी जाओगी वे दोनों तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बेल लगवा दी है। जो भी आएगा पहले कैमरे से चेक कर लेना कौन है, फिर दरवाज़ा खोलना। गार्ड भी आते जाते चेक करेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फिर एक लंबी सांस खींचते हुए देवांश रूपाली से बोला, चलो एक कप चाय पिला दो। चाय पीकर वह चला गया। राधिका बोली, क्या तूफान मेल है, इतनी सी देर में घर को किला बना दिया। रूपाली बोली, अमरजीत नाम की सही परेशानी गले पड़ गई है। जवाहर बोला, लेकिन देवांश ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। रूपाली की सुरक्षा के लिए चिंता करने की अब कोई हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पुख्ता इंतजाम इतने दमघोंटू हैं, ये जल्दी ही तीनों को समझ आ गया। सब्जी लेने भी बाहर खड़ी होती रूपाली तो एक गार्ड उसके पास आकर खड़ा हो जाता और चारों तरफ देखता रहता। रूपाली को बड़ा असहज लगता। फिर पड़ोसी बातें बनाने लगे। एक ने पूछा सब्जी लेते हुए, क्या हुआ, हमला होने वाला है क्या तुम पर? रूपाली झेंपते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस किसी ने धमकी दी थी। दूसरी बोली, सुना है किसी रईस लौंडे से ब्याह हो रहा है तुम्हारा, तभी गाड़ी वाड़ी खड़ी रहने लगी है दरवाजे पर। पहली बोली, इसे कितनी बार तो पूछा क्या लेप लगाती है चेहरे पर जो इतना दमकता है, मजाल है जो बता दिया हो। मेरी मिन्ना के लगवा देती तो वह भी पैसे वाला लौंडा फंसा लेती। रूपाली बिना सब्जी लिए अंदर चली गई। एक दिन रेखा ने फ़ोन पर झुंझलाकर कहा,
यार तेरे घर आने में बोरियत होती है अब। वह तेरा गार्ड कुत्ते की तरह सूंघता है, 10 सवाल करता है, तब अंदर जाने को मिलता है। रूपाली उदासी भरी आवाज़ में बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसा करते हैं, मैं ही आ जाती हूँ। रेखा चिल्लाई, नहीं तू रहने दे, तेरा वह गार्ड भी लटक कर आएगा। मैं ही आ जाऊँगी 1-2 दिन में मिलने। वैसे भी मैं आगे पढ़ने के लिए फार्म भर रही हूँ, मेरी तो शादी नहीं हो रही है ना। रूपाली ने निराशा में फ़ोन रख दिया। हर 1.5-2 घंटे में देवांश का फ़ोन आ जाता। सब ठीक तो है ना। वह शाम को ऑफिस से घर जाते हुए निरीक्षण करने आता स्थिति का। तीनों गार्ड से पूछताछ करता। कुछ संदिग्ध तो नजर नहीं आया। रूपाली को बार बार हिदायत देता। उस दिन भी देवांश निर्देश दे रहा था, रूपाली अपनी आंखें खुली रखना, जरा भी कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत गार्ड को सतर्क करना। रूपाली हाँ हाँ कर रही थी। उसका ध्यान देवांश की बातों में कम, उस पर अधिक था। उसको लग रहा था कि उसकी दोनों सखियां सही कह रही थीं। देवांश बहुत मैनली और हैंडसम है। इस समय जब पूरी एकाग्रता से अपने कार्य में लगा हुआ है तो गजब लग रहा है। हमेशा उसके बाल सलीके से बने होते हैं, लेकिन इस समय तनाव के कारण बेतरतीब हो रहे थे। जीन्स और टी शर्ट में और भी अधिक प्रभावशाली लग रहा था। अधिकतर शर्ट पैंट पहनने वाला उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। अपने ही सपनों में खोई अपने आप से बात कर रही थी रूपाली। अब तो सचमुच प्यार हो गया है। तभी देवांश कह रहा था, फिर लगा तुम्हें कि अमरजीत कहीं आसपास है? अपने ख्यालों में खोई धीरे से फुसफुसाई, हाँ। देवांश कुर्सी पर बैठा था, उचक कर उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह चिंतित और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुमने बताया भी नहीं रूपाली? रूपाली जैसे होश में आई हो, शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कुछ और सोचने लगी थी। उसके गालों की लाली और आंखों की लज्जा देख देवांश धीरे से बोला, और क्या सोच रही थी रूपाली? रूपाली बात पलटते हुए बोली, यही कि आप कितनी सीरियसली सब काम कर रहे हैं। वैसे आपने उस दिन फार्म हाउस के लिए पूरे दिन की छुट्टी ली थी, बड़ा आश्चर्य हुआ। देवांश रूपाली की बगल में सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमसे ही सीखा है रूपाली, रिश्ते को अहमियत देना। मुझे समझ आ गया है, बिजनेस से भी ज़रूरी कुछ और चीज़ें हैं, और इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। रूपाली को उसकी आंख में दर्द नजर आ रहा था। उसने अपने माथे पर गिरते बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम्हें कुछ हो ना जाए, इस बात से बहुत डर लगने लगा है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। देवांश खामोश हो गया। रूपाली भी इतनी भावुक हो गई थी कि कुछ नहीं बोल पाई। वातावरण तनाव और भावना से भारी हो रहा था। सन्नाटे में दोनों को अपने दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। देवांश रूपाली के बिल्कुल करीब आकर उस पर झुक गया और बोला, तुम्हारे बिना जिंदगी की अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रूपाली की आंखें नम हो गईं। देवांश धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले कुछ पल निहारता रहा, फिर अपने कांपते होंठ उसके होंठों पर रख दिए। रूपाली ने भी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें देवांश के गले में डालते हुए और करीब खिसक गई। वह इस एहसास को पी लेना चाहती थी। उसके होंठों पर बढ़ता दबाव, पीठ पर फिसलती उंगलियां, उसकी पूरी देह जागृत हो गई थी। देवांश ने धीरे से दबाव डालकर रूपाली को सोफे पर लिटा दिया और उसके ऊपर अपना भार डालते हुए बोला, रूपाली एक बार दिल से बोलो, तुम भी मुझे प्यार करती हो? रूपाली ने अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाते हुए उसकी पीठ पर फेरते हुए उसे महसूस किया। फिर उसकी आंखों में देखा, उसके चेहरे पर तनाव था, माथे पर पसीना था। उसने धीरे से उसका एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, मेरी धड़कनें सुनिए, अब हर धड़कन एक ही बात कहती है, आई लव यू। देवांश की आंखों में तूफान था, जैसे सारे वादे आज ही लेना चाहता हो। मैं भर्राई आवाज में बोला, बोलो, तुम केवल मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। रूपाली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और न जाने कितने देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते कि अंदर से राधिका की आवाज़ आई, खाना लगा दूं क्या? दोनों जैसे होश में आए, एकदम से अलग हुए। देवांश बहुत कोशिश कर रहा था अमरजीत के बारे में पता करने की कि आखिर वह है कहाँ, लेकिन न पुलिस जानती थी, न उसके आदमी पता कर पा रहे थे। हर दिन उसके लिए भारी पड़ रहा था। वह बौखलाहट महसूस करने लगा था। वह खाना पीना भूलकर बस अमरजीत के बारे में पता करने में लगा रहता था।
रूपाली भी 10-15 दिन में बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई थी। अमरजीत के रिहा होने से डर लग रहा था, लेकिन 24 घंटे खड़े गार्ड और देवांश की चिंता के कारण डर हर पल उस पर हावी रहने लगा था। उसको ऐसा लगता वह डर को जी रही थी, न भूख लगती न किसी काम में मन लगता। अब वह देवांश से भी चिल्लाकर बात करने लगी थी। उसकी झल्लाहट सुनकर देवांश चुप हो जाता, पर रूपाली की स्थिति समझ रहा था। उसे लगता रूपाली सही थी। हर वक्त एक डर के माहौल में जीना बहुत कठिन है। वह अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था अमरजीत के बारे में पता करने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इस कारण वह बहुत बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन और क्या करे। रूपाली को खोने का डर और अकेलापन वह समझता था। अब रूपाली ही उसकी जिंदगी थी। बस एक बार अमरजीत का पता चल जाए वह कहाँ है, फिर वह उसके पीछे अपने आदमी लगा देगा और हर समय उस पर नज़र रखेगा। रोज़ शाम को जाता रूपाली के घर और एक बार कसकर रूपाली को गले लगाता, लेकिन उसको देखकर एकदम प्रफुल्लित होने वाली रूपाली अब बुझे मन से उसका स्वागत करती। वह थकी हुई और बोझिल लगती। देवांश उसको सांत्वना देता, बस कुछ दिन की बात है, लेकिन अब उसके लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी। देवांश ऑफिस में बैठा विचार कर रहा था कि आगे क्या करना है। लाचारी में उसने जोर से पेपर वेट फर्श पर देकर मारा। क्या करें क्या ना करें, यही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था। देवांश जब भी रूपाली द्वारा बताया गया अमरजीत वाली घटना याद करता, उसका दिल भारी हो जाता, उसके रेंगटे खड़े हो जाते। अगर उस दिन अमरजीत अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो आज रूपाली शायद जिंदा नहीं होती। रूपाली धैर्य क्यों नहीं रख रही है? उसकी जिंदगी को इतना बड़ा खतरा है। पहले 4-5 दिन देवास ने समझाने की कोशिश की और रूपाली ने ध्यान से सुना भी, लेकिन फिर हाँ हूँ करके बात टालने लगी। अब तो इस विषय पर कुछ सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि उसे लगता उसके जाने पर वह जबरदस्ती कोई ना कोई काम करने लगती और उसके जाने का इंतजार करती। यह सोच सोचकर देवांश का सिर भारी हो रहा था। कई दिन से ठीक से सोया भी नहीं था, लेकिन जब तक खतरा टलता नहीं है वह रुक नहीं सकता। रूपाली भले ही धैर्य खो दे, खतरे को गंभीरता से ना ले। देवांश को लगता उसे तो सतर्क रहना ही होगा। अगर समाज के कहने सुनने की परवाह ना होती तो रूपाली को अभी से अपने घर में लाकर रख लेता, फिर वह रात को भी उसकी नज़रों के सामने रहती, उसे निश्चिंतता रहती। वह समाज की परवाह भी नहीं करता, लेकिन जवाहर के कारण ऐसा नहीं कर रहा था। एक दिन के 4 बजे के आसपास उसने रूपाली को फ़ोन किया। सुबह से वह सुगंधा के साथ अनाथ आश्रम की ज़मीन पक्की करने के चक्कर में लगा था। उसे समय नहीं मिला। जैसे ही ध्यान आया वह हड़बड़ा गया और तुरंत उसने रूपाली को फ़ोन किया। रूपाली उस समय बहुत उकताहट महसूस कर रही थी। इस स्थिति में न कहीं आना जाना और न कोई मिलने आ रहा था उसे। एक खौफ का माहौल अलग बना रहता हर समय। देवांश फ़ोन पर थकी सी आवाज़ में बोला, रूपाली तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूपाली उस समय इतनी भरी बैठी थी कि एकदम से चिल्ला पड़ी, क्या ठीक है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है वह जेल से छूट गया और मैं जेल में कैद हो गई हूँ। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक बार में ही आकर वह मुझे मार दे, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। देवांश सुनकर सकते में आ गया। बहुत प्यार से बोला, ऐसा मत कहो रूपाली, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। रूपाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। क्या ठीक हो जाएगा? कोई निश्चित समय की बात हो तो इंसान बर्दाश्त कर ले, बहुत हो गया। आप खुद पैनिक में हो और मुझे भी बेमतलब डरा रखा है। गार्ड वगैरह सब हटा दीजिए। देवांश लगभग चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? रूपाली भी चीखते हुए बोली, आपको बस अपनी चलानी होती है, आप कभी नहीं बदल सकते। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और बार बार फ़ोन मत करिएगा। रूपाली ने फ़ोन काट दिया। देवांश उस समय सुगंधा के साथ किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा था। फ़ोन रखकर उसने गुस्से में हाथ टेबल पर मारा, फिर अपने माथे को जोर से उंगलियों से दबाया। सुगंधा समझ गई दोनों में किसी बात को लेकर तनाव है। उसने देवांश से पूछा तो देवांश ने सारा माजरा बता दिया। 7 बज गए और देवांश रोज की तरह ऑफिस से घर जाते हुए नहीं आया। रूपाली को अपने व्यवहार पर दुख हो रहा था। सोच रही थी देवांश आएगा तो माफ़ी मांग लेगी। आखिरकार तो उसकी सुरक्षा के लिए ही सब कुछ कर रहा था वह।
7:30 बज गए और देवांश नहीं आया। रूपाली को गिलानी महसूस होने लगी। सोचा थोड़ी देर और इंतजार करके वह स्वयं देवांश को फ़ोन करके माफ़ी मांगेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसे लगा देवांश होगा। वह भागी खोलने, लेकिन सुगंधा आई थी। रूपाली ने झुककर पैर छुए तो वह मुस्कुराकर बोली, बस बस रहने दो, मुझे सचमुच सास की फीलिंग हो रही है। राधिका हंसते हुए बोली, बहन जी, सास तो आप बनने वाली ही हो, तो सास की फीलिंग होनी ही चाहिए। सुगंधा बोली, तो हम दोनों सास बहू को थोड़ी देर के लिए अकेले बात करने दीजिए। राधिका बोली, जी ठीक है, मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। सुगंधा बैठते हुए बोली, बहुत परेशान लग रही हो, कुछ हुआ क्या? रूपाली नहीं जानती थी कि सुगंधा कितना जानती है और देवांश उसे कितना बताना चाहता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुगंधा गंभीरता से बोली, मैं उस समय देवांश के साथ थी जब उसने तुम्हें फ़ोन किया था। बहुत परेशान लग रहा था। मैंने पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। रूपाली सिर झुकाए बैठी रही तो सुगंधा बोली, देखो, यह तुम दोनों के धैर्य की परीक्षा है। तुम्हें उसकी स्थिति समझनी चाहिए। वह कितना डरा हुआ है तुम्हें खोने के डर से। उसके दोनों माता पिता इतनी कम उम्र में उसको छोड़कर चले गए। अपनों को खोने का डर तुम शायद नहीं समझ पा रही हो। रूपाली पहले ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। रुआंसे सुर में बोली, मैं समझ रही हूँ, उनका प्रेम ही उन्हें इतना चिंतित कर रहा है, लेकिन मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया है। सुगंधा बोली, इस परेशानी की घड़ी में अपने प्रेम को मत खत्म होने दो। बहुत मुश्किल से मिलता है सोलमेट। रिश्तों में परेशानी आती है, लेकिन संभल कर नहीं चलोगी तो ख़त्म हो जाएगा और फिर पछतावा हाथ लगता है। रूपाली रोने लगी, आप सही कह रही हैं। मुझे देवांश जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत नाराज़ है ना मुझसे। सुगंधा बोली, अभी कोई देर नहीं हुई है, उससे बात करोगी तो वह समझ जाएगा। बस आगे के लिए वार्निंग देने आई हूँ। प्यार के कारण तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है, यह कोई जुर्म नहीं है। रूपाली आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वह बात नहीं थी। सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे लड़के पेड़ पर नहीं उगते। जब मन आया तोड़ लिया। इतना सुंदर, सफल, केयरिंग बंदा हर किसी की जिंदगी में नहीं आता और तुम उसकी केयर नहीं कर रही हो। रूपाली एकदम से बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। सुगंधा उठते हुए बोली, ठीक है, फिर अपने रिश्तों को संभाल कर रखना, नहीं तो सारी जिंदगी पछतावा रहता है। मुझे देखो, देवांश के डैड का साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। सुगंधा तो चली गई, लेकिन रूपाली के दिल में हलचल मच गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे देवांश से इतनी कठोरता से बात की। रूपाली ने फ़ोन मिलाया। देवांश के घर पर किसी ने नहीं उठाया। ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश को इस समय घर में होना चाहिए था, या उसका कोई ना कोई सहायक अवश्य होता है घर में। उसको बहुत चिंता होने लगी। कहीं देवांश ने गुस्से में आकर कुछ अजीब से ख्याल दिमाग में आ रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब देवांश से बात नहीं हो पाई तो उसने सोचा देवांश के घर जाकर उससे माफ़ी मांगेगी, उसे मनाएगी। मम्मी और डैडी खाना खाकर कमरे में लेटे थे। उसने सोचा चुपचाप जाना उचित होगा। उनसे पूछेगी तो मना कर देंगे। 1 डेढ़ घंटे में चुपचाप देवांश से बात करके वह वापस भी आ जाएगी। देवांश की भेजी हुई गाड़ी को उसने 7 बजे ही भेज दिया था। यह सोचकर अब रात को कहाँ जाएगी। थोड़ा डर भी लग रहा था जाने के नाम पर, लेकिन मन भी नहीं मान रहा था उसका। उसकी बातें सुनकर न जाने देवांश पर क्या गुजर रही होगी। वह चुपचाप कमरे से बाहर आई। दूसरे कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों टीवी देखने में व्यस्त होंगे, सोचकर वह दबे पांव घर से बाहर आ गई। चाबी उसके पास ही थी। सोच रही थी चुपचाप लौटकर घर में प्रवेश कर लेगी। बाहर आई तो गार्ड भी कहीं नजर नहीं आया। या तो खाना खाने गया होगा या हल्का होने। उसके लिए तो अच्छा ही था, नहीं तो वह वही मना कर देता, कहीं नहीं जाना इस समय। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और बिना स्टार्ट किए बाहर सड़क तक ले आई। उसने सोचा था घर से थोड़ी दूर जाकर स्कूटी चालू करेगी। स्कूटी खड़ी करके हेलमेट पहनने लगी। उसके पास एक मारुति वैन आकर रुकी और उसमें से एक हाथ ने पूरी ताकत से उसे वैन में खींच लिया। रूपाली को समझ पाती, इससे पहले ही वैन तेजी से आगे बढ़ गई। उसको खींचने वाला अमरजीत था। अपने ख्वाब को हकीकत में सामने बैठा देख वह कांप गई।
उसने डरते डरते पूछा, क्यों किडनैप कर रहे हो, क्या चाहते हो? अमरजीत एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे अलावा मैंने कुछ नहीं चाहा। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मुझे जेल भिजवाया। रूपाली सहमते हुए बोली, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे घर जाने दो। अमरजीत गुस्से में चीखा, भूल जाऊं? जेल में इतनी परेशानी झेली, भूल जाऊं? और तुम उस रईस ज्यादा के साथ गुलछर्रे उड़ाओ? कितने दिनों से ताक में बैठा था, उस हरामी ने क्या कुछ नहीं किया अपनी तितली की सुरक्षा के लिए। जोर से हंसते हुए अमरजीत ने रूपाली की गर्दन पकड़ ली और बोला, इस तितली के पंख तो मैं मसल दूंगा, फिर देखना कैसे तड़फेगा। रूपाली को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों देवांश की बात को गंभीरता से नहीं लिया? क्यों धैर्य खोया, अपनी जिंदगी मुसीबत में डाली? रोते हुए रूपाली बोली, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक थप्पड़ मारते हुए अमरजीत चीखा, मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, कॉलेज से मुझे निकलवा दिया, जेल में सड़ा तेरे कारण, और पूछ रही है। इतने गुस्से में आ गया था वह कि उसकी आवाज़ कांपने लगी, आंखें लाल हो गईं। बात भी पूरी नहीं कर पाया। रूपाली सहम गई और चुप हो गई। समझ गई अमरजीत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ भी कर सकता है। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। किसी को पता ही नहीं चलेगा उसको अमरजीत उठाकर ले गया है और कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही राधिका ने सोचा, रूपाली से पूछती हूँ अकेली बैठी क्या कर रही है और सुगंधा से क्या बात हुई। जब कमरे में रूपाली नहीं दिखी तो उसने सारे घर में ढूंढ लिया, लेकिन रूपाली का कोई नामो निशान नहीं था। बाहर जाकर देखा तो आगे वाला गार्ड गायब था और पीछे वाले से पूछा तो उसे कुछ पता नहीं था। राधिका के हाथ पैर फूल गए। रूपाली की स्कूटी भी गायब थी। राधिका ने देवांश को फ़ोन मिलाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। राधिका ने फिर कोशिश की, तब देवांश ने फ़ोन उठाया। राधिका ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, बेटा कहाँ चले गए थे, इतनी देर से फ़ोन लगा रही थी। देवांश थकी आवाज़ में बोला, रामदीन सीढ़ियों से गिर गया था, दूसरे सहायक की मदद से उसे अस्पताल लेकर गया था, घर पर कोई नहीं था। राधिका रोते हुए बोली, पता नहीं रूपाली कहाँ चली गई है, घर में नहीं है, बाहर उसकी स्कूटी भी नहीं है। देवांश लगभग चीखते हुए बोला, क्या, कहाँ चली गई? बाहर गार्ड से पूछा? राधिका ने डरे हुए स्वर में कहा, एक गार्ड का कुछ अता पता नहीं। देवांश ने बोलते हुए, मैं आ रहा हूँ, फ़ोन काट दिया। देवांश के हाथ पैर फूल गए। जिस बात का डर था वही सच हो गया। रूपाली की जान खतरे में है। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उस संस्था को फ़ोन किया जिसके गार्ड उसने रूपाली के घर के बाहर खड़े किए थे। उनके कंट्रोल रूम से उस गार्ड से संपर्क करने को कहा। कुछ पल बाद ही गार्ड कंपनी से फ़ोन आया। सर, गार्ड से संपर्क हो गया है। रूपाली मैडम को एक मारुति वैन से किडनैप कर लिया गया है। हमारे गार्ड ने उस वैन का पीछा किया। उसने बताया शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर रूपाली जी को लेकर गया है। बस दो ही आदमी है, अंदर और हों तो पता नहीं। हमारे गार्ड ने तुरंत सहायता मंगाई है। देवांश ने तुरंत पुलिस को बताया और उस स्थान के लिए निकल गया। वह बहुत तेज गाड़ी चलाकर फैक्ट्री पहुंच गया। ना तो पुलिस आई थी, ना कंपनी से कोई पहुंच पाया था। उसको देखते ही गार्ड ने बताया, बड़ा दरवाज़ा जिससे अमरजीत घुसा था बंद है। पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाकर उसे एक छोटा आपातकालीन दरवाज़ा मिला था जो खुला है। देवांश गार्ड के साथ उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा देख उसकी रूह कांप गई। रूपाली को एक कुर्सी पर बांध रखा था। अमरजीत चाकू की धार एक तरफ बैठा तेज कर रहा था। उसका एक साथी एक तरफ खड़ा हंस रहा था। अमरजीत बोल रहा था, इस चेहरे पर तुझे बहुत घमंड है ना, ऐसा बिगाड़ूंगा कि जिंदगी भर कोई देखना भी नहीं चाहेगा। फिर फरमाइयो इश्क। रूपाली डर के कारण सुबक रही थी। देवांश का दिल रूपाली की सुरक्षा को लेकर कांप रहा था। देवांश ने फुसफुसाकर गार्ड से कहा, अमरजीत के साथी को पीछे से जाकर दबोच लो, मैं अमरजीत को संभाल लूंगा। जैसे ही गार्ड ने अमरजीत के साथी को पीछे से दबोचा, उसकी चीख निकल गई। अमरजीत ने आश्चर्य से देखा अपने साथी की तरफ, फिर उसका ध्यान देवांश की तरफ गया। अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन वह रूपाली से दूर था। देवांश तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अमरजीत ने उसको चाकू दिखाते हुए कहा, अब एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं चाकू तुम्हें मार दूंगा।
उसको देखते हुए देवांश एक एक कदम आगे बड़ी सतर्कता से बढ़ा रहा था। रूपाली देवांश को देख जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप आगे मत बढ़ो, वह चाकू मार देगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी बात नहीं मानी। ऐसे अकेले घर से बाहर निकल गई और चीखती जा रही थी, आप लौट जाएं, लग जाएगी। अमरजीत गुस्से से कांपने लगा। चुप हो जा साली, नहीं तो चाकू मैं तुझे मार दूंगा। एक तरफ रूपाली का चीखना चिल्लाना, दूसरी तरफ देवांश के बढ़ते कदम। अमरजीत का दिमाग बौखलाने लगा। देवांश बहुत सदे हुए शांत भाव से सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। रूपाली ने फिर चिल्लाते हुए आंख बंद कर ली, प्लीज आगे मत बढ़ो, वह चाकू मार देगा। देवांश एक झटके से अमरजीत को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन तभी अमरजीत ने उस पर वार कर दिया। बचते बचाते भी देवांश के कंधे पर चाकू लग ही गया, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसने अमरजीत को दबोच लिया। देवांश अमरजीत पर घूंसे बरसा रहा था। तभी पुलिस आ गई और अमरजीत तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। देवांश का खून बह रहा था। रूपाली की जैसे ही किसी ने रस्सी खोली, वह देवांश के पास भागी। देवांश को देखकर उसका दुख और पीड़ा से बुरा हाल था। उसे होश नहीं, कोई चिल्ला रहा था, देवांश को हॉस्पिटल ले चलो। अफरा तफरी मची हुई थी और देवांश का चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। देवांश ने मुस्कुराने की कोशिश की और रूपाली से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? रूपाली ने रोते रोते हाँ कहा। तभी कुछ लोगों ने देवांश को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और उसे अस्पताल ले जाने लगे। रूपाली भी साथ में बैठ गई। वह देवांश का हाथ पकड़कर बैठी थी, लेकिन देवांश कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह लगभग बेहोश होता जा रहा था। रूपाली मन ही मन बुदबुदा रही थी, ठीक हो जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे बहुत डर लग रहा था। वह तो देवांश को ठीक से बता भी नहीं पाई थी कि उसको कितना चाहती है। हे भगवान, क्यों देवांश की बात नहीं सुनी, कहीं देर ना हो गई हो। अस्पताल में भी रूपाली देवांश के पास ही बैठी रही। उसके माता पिता आ गए थे और रात काफ़ी होने के कारण सब कह रहे थे घर जाने को, लेकिन वह नहीं मानी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि देवांश ठीक है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिन उसे दर्द रहेगा लेकिन जल्दी घाव भर जाएगा। डॉक्टर ने भी समझाया रूपाली को कि घर जाओ, देवांश दवाइयों के कारण सोता रहेगा, लेकिन रूपाली नहीं मानी। वह उसके उठने का इंतजार करती रही। उसे झपकी आती तो बार बार देवांश पर होता चाकू का वार सपने में दिखता और वह घबराकर उठ जाती। फिर देवांश को सोया देख उसका मन शांत हो जाता। देवांश की जब आँख खुली तो वह सोचने लगा कि वह कहाँ है। फिर समझ आया तो उसे रूपाली की चिंता हुई। वह परेशान सा हिला तो उसको शरीर में दर्द की लहर सी उठी। उसके मुंह से चीख निकली। रूपाली एकदम से बोली, आप ठीक है ना? रूपाली की आवाज़ सुनकर उसे राहत मिली। उसे याद आया कैसे अमरजीत ने उस पर चाकू से हमला किया था। उसने थोड़ा सिर घुमाकर देखा तो रूपाली खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। कपड़े और बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन उसे होश में आया देख अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। रूपाली पलंग पर उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। देवांश ने कराते हुए कहा, नहीं रूपाली, हम उस हादसे के बारे में अब एक शब्द नहीं कहेंगे। रूपाली ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसके बगल में लेटते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये तो बता सकती हूँ मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। देवांश हंसते हुए बोला, इसकी इजाज़त है। यहाँ लेटे हुए भविष्य की योजना बना लेते हैं, कब और कैसे शादी करनी है, हनीमून पर कहाँ जाना है, कितने दिन का है। कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ा मुड़कर देखा। रूपाली निश्चिंत होकर सो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से उसके बाल सहलाए और आंखें बंद करके लेट गया।